नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और विकास जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, छोटे ऑनलाइन भुगतान देश को बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद कर रही हैं। जल संरक्षण को सभी का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने रजत और विक्की ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 17 पदक अपने नाम किए। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सांबा जिले के पल्ली पंचायत में देशभर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां आ रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज कश्मीर में पंचायती राज दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंच गया है। 3 साल पहले पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं घाटी में लागू की जा रही हैं और लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, वे भी अब इसका लाभ उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से पंचायतों की विकास पहलों के बारे में जानकारी ले सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक पंचायत से जल संरक्षण के प्रयासों में महिला भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी पंचायत और ग्रामवासियों से कचरा प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर काम करने को कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। उन्होंने सांबा में 108 जन औषधि केंद्रों और पल्ली गांव में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 3,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का भी उद्घाटन किया। लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी
16 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने लोगों से संकल्पबद्ध होकर डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन को बदल रही है। इसने दिव्यांगों के जीवन को भी आसान बना दिया है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। श्री मोदी ने लोगों को आने वाले सभी पर्वों और त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह भी किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज औरंगाबाद में 5,569 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक औरंगाबाद जिले के विकास को इन परियोजनाओं से एक नया आयाम मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि पानी की कमी से जूझ रहे औरंगाबाद जिले में सड़क परियोजनाओं के माध्यम से जल संकट को कम करने के प्रयास किए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों को अपनी आचार संहिता तय करने और मीडिया को नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखने की सलाह दी है। आज बेंगलुरु प्रेस क्लब में नए भारत में मीडिया की भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल एक बड़ी राजनीतिक बुराई है और इसकी रोकथाम के कानून की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे सनसनीखेज तरीके से खबरें पेश करने की बजाय सत्य का दर्पण होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि किसी को राष्ट्र की भावना और आत्मा को समझने की आवश्यकता है तो उसे श्री अरबिंदो के लेखन को पढ़ना चाहिए। पुदुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में श्री शाह ने कहा कि श्री अरबिंदो ने समाज सुधार के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए। श्री शाह ने कहा कि आज अनेक योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है जिससे पुदुचेरी विकास और आकर्षण का केंद्र बनेगा।
आज अनेक योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। फ्रैंको तमिल विलेज बनाया जाएगा जो हेरिटेज टूरिज्म को आकर्षित करेगा। इसके साथ एग्जीबिशन फैसिलिटी के लिए 3 पुराने वेयर हाउस में स्वदेश दर्शन योजना के तहत डेवलप करने का भी आज काम शुरू हो रहा है। 30 करोड़ के खर्च से बस अड्डे का पुनर्निर्माण हो रहा है और नया इंटरस्टेट बस टर्मिनल 16 करोड़ के खर्चे से बन रहा है। बोटैनिकल गार्डन 16 करोड़ की खर्च से पुदुचेरी का आकर्षण का केंद्र बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर येस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में कहा कि राणा कपूर इस पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मंत्रियों ने उन पर दबाव बनाया और पेंटिंग खरीदने के लिए धमकाया। उधर कांग्रेस ने कहा है कि राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा के विरुद्ध राजनीतिक बदले की भावना से आरोप लगाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पाहु क्षेत्र में आज शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा गुट के 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों के संयुक्त बल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। इस बीच अंतिम समाचार मिलने तक कार्रवाई जारी थी। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने आज जिला जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त कर उससे आत्मसमर्पण करने को कहा था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का आरोपी है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम में शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने नगर निगम की 60 में से 58 सीटें जीती हैं। विपक्षी कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। नगर निगम के चुनाव 9 वर्ष के बाद आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और विकास जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, छोटे ऑनलाइन भुगतान देश को बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद कर रहे हैं। जल संरक्षण को सभी का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरू में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने रजत और विकी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 17 पदक अपने नाम किए।
और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान करने के लिए आज प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई में षणमुखानंद सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार श्री मोदी को प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत के सामर्थ्य और शक्ति को लता दीदी के रूप में देखा है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे वो संगीत है। आप निष्प्रभ बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार देश के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि देश उस समय गौरवान्वित हुआ था जब सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनानाथ मंगेशकर ने ब्रिटिश वायसराय के समक्ष वीर सावरकर के लिखे एक गीत को गाने का साहस किया था। ये गीत विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए लिखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्चुअल आयोजन में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। 3 दिन का ये संवाद अन्य विषयों के साथ जोखिमग्रस्त परिस्थितियों पर आधारित है। इनके अंतर्गत 6 विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत और हरित संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। रायसीना डायलॉग में लगभग 100 सत्र होंगे। इनमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। वर्ष 2022 का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन कल से शुरू होगा। 4 दिन के सम्मेलन के दौरान नौसेना के कमांडर समुद्र से जुड़े रणनीतिक मामलों पर चर्चा करेंगे और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नौसेना कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। थलसेना और वायुसेना के प्रमुख भी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए नौसेना कमांडरों के साथ मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तैयारियों पर भी चर्चा होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक कृषि पर कृषि मेला आयोजित करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु दस्तीदार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में 24 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। अर्धेंदु अपनी किशोरावस्था में ही परिवार छोड़कर चटगांव में मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए थे।
হয়ে গেল দান, হাসি মুখে পড়লো ফাঁসি, জানলো শিখা অনির্বাণ। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के कुछ सप्ताह पहले वे उच्च शक्ति के बम बनाने में काम आने वाले पिक्रिक एसिड पाउडर के कारण हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए थे। 1930 में 18 अप्रैल को शस्त्रागार पर हमले में शामिल होते समय भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे। 22 अप्रैल को जब क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया तो अर्धेंदु को पेट में गहरी चोट लग गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अगले 23 अप्रैल को कुछ गांव वासियों ने पहाड़ी की चोटी से अर्धेंदु को घायल अवस्था में पड़ा देखा और उन्हें चटगांव अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि चोट कैसे लगी है। वे चट्टान की तरह अचल और अडिग थे। कुछ और घंटों तक अर्धेंदु मौत से जूझते रहे और आखिरकार 24 अप्रैल 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के महान सपूत अर्धेंदु दस्तीदार को हमारा सादर नमन। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलितया कुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में। 24 अप्रैल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भी पुण्यतिथि है। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। 1929 में जब पटना कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो वे देश में आ रहे बदलावों से सक्रियता से जुड़ते चले गए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दिनकर ने पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। ब्रिटिश प्रशासन के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत की खबर ने दिनकर को आक्रोश से भर दिया। लगभग इसी समय रामधारी सिंह दिनकर ने देशभक्ति की कविताएं लिखनी शुरू की। अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में, ओ कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। सरदार पटेल द्वारा किसान सत्याग्रह के नेतृत्व की सराहना और सम्मान में विजय संदेश शीर्षक से कविता लिखी थी। ये सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। सरकार के कोप से बचने के लिए कुछ समय के लिए दिनकर की कविताएं अमिताभ के छद्म नाम से लिखी गईं। 14 दिसंबर 1928 को जतिन दास की शहादत पर उनकी कविता प्रकाशित हुई। अक्षय बट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, ओ दल पर विधि को लिए जलधि में नाभि कमल उग आया, ओ जन्मी नव चेतना सिहरने लगे तत्व चल दल से, ओ स्वर काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से। अपने आर्द्र बसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी। दिनकर ने आरंभ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वे गांधीवादी आदर्शों के समर्थक हो गए। समय के साथ साथ दिनकर की ख्याति एक सशक्त कवि के रूप में स्थापित हो गई। उनकी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम की धड़कन बनकर पाठकों के हृदय में गूंजने लगी। उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी शैली में लोगों तक देशभक्ति की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाया। 1935 में उनकी कविताओं का संकलन रेणुका शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसकी एक प्रति महात्मा गांधी को भी भेंट की गई। ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है। मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। दिनकर की रचनाएं न केवल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी, बल्कि वे इस जटिल विश्व में नैतिक दुविधाओं पर भी गहन विमर्श प्रस्तुत करती थीं। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया।
इस महान रचनाकार ने 24 अप्रैल 1974 को अपनी अजर अमर ख्याति छोड़कर इस संसार से विदा ली। इस महान राष्ट्रवादी प्रखर प्रतिभा रामधारी सिंह दिनकर को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से फसाई पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में एक भव्य समारोह में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। 10 दिन तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीयों की खेल क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कबड्डी और खो-खो जैसे स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इन खेलों से देश की युवा खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण हैं। ग्लोबल पैंडेमिक की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। मैं आपके इन प्रयासों को, इस हौसले को सैल्यूट करता हूं। ये युवा हौसला आज देश को हर क्षेत्र में नई गति से आगे ले जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, सफल होने का पहला मंत्र होता है टीम स्पिरिट। स्पोर्ट्स से हमें यही टीम स्पिरिट सीखने को मिलती। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये खेल उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इन खेलों का आयोजन प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर किया गया है। उद्घाटन समारोह में लेजर शो, मल्लखंभ प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा ड्रम बीट्स की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत निर्देशक चंदन शेट्टी ने खेलो इंडिया गीत गाया। उलानबटोर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक और 92 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हो रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप ए में पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को 3-0 से हरा दिया है। आज ही ग्रुप ए के एक अन्य मैच में इस समय मेघालय और पंजाब की टीमें आमने सामने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और विकास जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, छोटे ऑनलाइन भुगतान देश को बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर रहे हैं। जल संरक्षण को सभी का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने रजत और विक्की ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 17 पदक अपने नाम किए। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।